6 अगस्त 1945 सुबह के ठीक 8 बज रहे थे और जापान का हिरोशिमा शहर रोज की तरह शांति का जीवन जी रहा था। लेकिन वहाँ के लोगों को ये पता नहीं था कि उनके पास उनकी जिंदगी के सिर्फ आखिरी 15 मिनट बचे हैं। ठीक 8:15 पर आसमान से एक अमेरिकन बॉम्बर प्लेन गुजरता है और हिरोशिमा शहर पर एक बॉम्ब को गिराया जाता है जिसका नाम था लिटिल बॉय। सिर्फ एक सिंगल सेकंड लगा था दोस्तों और सूरज से भी 10 गुना ज्यादा गर्म रोशनी ने पूरे शहर को निगल लिया था। और उस वक्त हिरोशिमा शहर का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। सिर्फ 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को दूसरा बम गिरता है नागासाकी पर। चारों तरफ जली हुई लाशें थी और जहरीला धुआं था। दुनिया के बड़े बड़े देश आपस में बातें कर रहे थे कि अब अगले 100 सालों तक जापान में जमीन पर घास का एक तिनका भी नहीं उग पाएगा। और एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि जापान का नाम नक्शे से ही मिट चुका था। लेकिन दोस्तों जब आज हम 2026 में जापान को देखते हैं तो क्या दिखता है? दुनिया की सबसे बेहतरीन बुलेट ट्रेन्स, रोबोट, आसमान को छूती हुई इमारतें और पूरी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश जिसका नाम है जापान। हुआ क्या था दोस्तों कि जापान के सामने दूसरे वर्ल्ड वॉर में अमेरिका थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा था। अब अमेरिका को यहाँ पर यह तो पता लग गया था कि अगर ये युद्ध और लंबा चला तो वहाँ पर अमेरिका का और ज्यादा नुकसान हो सकता था। बस इन्हीं 2 चीजों को देखते हुए अमेरिका ने जापान पर लगातार 2 परमाणु बम गिरा दिए जिससे जापान की सेना तक खत्म हो चुकी थी। और मजबूरन 15 अगस्त 1945 को जापान के राजा एम्परर हिरोहितो ने रेडियो पर पूरे देश से माफी मांगी। जापानी लोगों ने दोस्तों पहली बार अपने राजा की आवाज सुनी थी और वो भी तब जब पूरा देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अब दोस्तों ये युद्ध तो खत्म हो गया था लेकिन जापान के लिए असली मौत अब शुरू हुई थी। जापान का लगभग 40% इंडस्ट्रियल एरिया मिट्टी में मिल चुका था और बम गिरने की वजह से खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे और खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। अब उस समय दोस्तों जापान में एक नया धंधा शुरू हुआ जिसे कहते थे ब्लैक मार्केट। यानी अगर आपको 1 कटोरी चावल खाने हैं तो आपको अपनी जिंदगी की पूरी कमाई वहां पर देनी पड़ेगी। और गरीबी इतनी थी दोस्तों कि जापान की लगभग आधी से ज्यादा जनता वहां पर भूख की वजह से ही मारी जा चुकी थी। अब कुछ साल बाद जापान में कदम रखा अमेरिका के जनरल डगलस मैकार्थर ने। अमेरिका ने दोस्तों जापान के हर एक कोने कोने पर अपना पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। वे चाहते तो जापान को हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रख सकते थे लेकिन तभी इतिहास ने एक अजीब करवट ली। 1947 में अमेरिका ने जापान के सामने एक संविधान रखा और इस संविधान का आर्टिकल 9 जापान के लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ था। आर्टिकल 9 में लिखा हुआ था दोस्तों कि जापान अब जिंदगी में कभी अपनी खुद की फौज नहीं बना सकता और ना ही किसी देश पर हमला कर सकता है। दुनिया को लगा कि अमेरिका ने जापान के दोनों हाथ काट दिए हैं लेकिन जापान के लीडर्स ने यहाँ पर एक ऐसी चाल चली जो किसी ने सोची भी नहीं थी। जापान ने सोचा दोस्तों कि चलो अच्छा है, अगर हमें अपनी आर्मी नहीं बनानी है तो हमारा टैंक, मिसाइल और फाइटर जेट्स का सारा पैसा बच जाएगा। जैसे बाकी दुनिया के बड़े बड़े देश दोस्तों अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा हथियारों पर खर्च कर रहे थे, वहीं जापान अपना एक एक पैसा उठाकर अपने देश के स्कूलों, कॉलेजों, सड़कों और इंडस्ट्रीज में झोंक दिया था। लेकिन दोस्तों सिर्फ पैसे बचाने से देश अमीर नहीं बनता। जापान को वहाँ पर चाहिए थे ऑर्डर्स, काम और भारी पैसा। अब दोस्तों 25 जून 1950 को कोरिया में युद्ध शुरू होता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। अब दोस्तों साउथ कोरिया की तरफ से लड़ने के लिए अमेरिका भी बीच में कूद पड़ता है लेकिन दिक्कत ये थी कि अमेरिका से कोरिया बहुत दूर था। अमेरिका को अपनी फौज के लिए लाखों गाड़ियां, कपड़े, खाना और लोहा चाहिए था और इतनी दूर से माल ले जाना लगभग नामुमकिन था। और उनके बिल्कुल साथ में बैठा कौन था? जापान। अब अमेरिका ने खुद ही जापान की उन टूटी फूटी हुई फैक्ट्रियों में अरबों डॉलर्स के ऑर्डर्स दे दिए। उन्होंने कहा हमें ट्रक्स चाहिए, हमें कपड़े चाहिए और जो मांगना है बस मांगो लेकिन माल तैयार करो। 2 सालों के अंदर दोस्तों जापान की हर वो फैक्ट्री जो बंद पड़ी हुई थी वहाँ दिन रात धुआंधार काम शुरू हो गया। जापान के पास इतना पैसा आ गया कि उनकी जेबें छोटी पड़ गई थी और अब जापान के पास पैसा भी था और अंदर एक आग भी थी। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम ये थी कि 1950 तक दुनिया में जो भी मेड इन जापान का सामान था उसका मतलब होता था घटिया, सस्ता और बेकार माल, जैसे आज के समय में मेड इन चाइना का माल है। और ये बात जापान के लोगों को बहुत ज्यादा चुभती थी और जापान के लोगों ने इसी बात को देखते हुए एक मंत्र अपनाया जिसे कहते हैं काइजेन। काइजेन का सीधा एक मतलब था आप चाहे जितना भी काम करो उसे सिर्फ कल से 1% बेहतर करो। जापान ने दोस्तों क्या किया कि विदेशी देशों के मशीनों को खरीदा और
उन्हें खोला, उनकी कमियां ढूंढी और उनसे भी बेहतर मशीनें बना दी और इसे कहा गया रिवर्स इंजीनियरिंग। जापान में दोस्तों पहली एक छोटी सी कंपनी बनी जो पहले दुकानों पर घड़ियां ठीक करती थी, उसने एक ऐसा रेडियो बना दिया जो जेब में आ जाए और उस कंपनी का नाम था सोनी। और एक कंपनी थी जो कभी कपड़े की मशीनों को बनाती थी, उन्होंने ठान लिया कि हम एक ऐसी कार बनाएंगे जो अमेरिका की कार से आधी कीमत पर चले और कभी खराब ना हो, और उस कंपनी का नाम था टोयोटा। जापान के लोग दोस्तों अपने देश के लिए इतने ईमानदार हो गए कि दिन में लगातार 14-14 घंटे काम कर रहे थे बिना छुट्टी के। और जापान की जनता के इसी पागलपन ने जापान को बदल दिया। और फिर आया वो साल जिसने पूरी दुनिया का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया, साल 1964। हिरोशिमा पर बम गिरने के ठीक 19 साल बाद टोक्यो में समर ओलंपिक्स का आयोजन हुआ। जापान ने इस मौके को पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए इस्तेमाल किया कि हम रोकर बैठने वालों में से तो नहीं है। ओलंपिक्स के शुरू होने से ठीक पहले दोस्तों 1 अक्टूबर 1964 को जापान ने ट्रैक्स पर दौड़ा दी शिनकानसेन, यानी दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन। जब 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन निकली तो अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े साइंटिस्ट का सिर चकरा गया। यहाँ पर उन्होंने सोचा, जो देश कल तक भूख से मर रहा था उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे बना ली जो हमारे पास भी नहीं है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। जापान दोस्तों यहाँ तक ही नहीं रुका। ओलंपिक्स के उद्घाटन पर मशाल जलाने के लिए उन्होंने एक 19 साल के लड़के को चुना। इस लड़के का नाम था दोस्तों योशिनोरी सकाई। ये वो लड़का था जिसका जन्म 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में हुआ था। जी हाँ, ठीक उसी दिन जब वहाँ एटम बम गिरा था। और ये जापान का पूरी दुनिया को एक खामोश और बहुत जोरदार थप्पड़ था। उनका मैसेज साफ था, तुमने हमारी जमीन को मिट्टी में मिला दिया लेकिन हमारी आत्मा को नहीं तोड़ पाए। और जापान 2026 में आज हमसे आगे खड़ा हुआ है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज जापान ने इनोवेशन कर दी है कि शायद अगले आने वाले 100 सालों में भी हम उस तक नहीं पहुंच सकते। 1968 तक दोस्तों जापान ने पूरे यूरोप को पीछे छोड़ दिया था और अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी इकोनॉमी बन गया है। अब यहाँ पर किसने सोचा था दोस्तों कि एक देश जो कि एक टाइम पर पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था वो कभी उठकर खड़ा भी होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं।